हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी कि वेरिएबिलिटी, जिसे हम लोग विचलन के माप के नाम से भी जानते हैं। विचलन क्या होता है? विचलन किसी भी आंकड़ा के अंकों का जमाव किस ओर है, अंकों का फ्लक्चुएशन यानी कि फैलाव किस प्रकार है, साथ ही माध्य के आधार पर अंक किस प्रकार विचलित कर रहे हैं, इन सारे बातों को हमारा कौन बताता है? डेविएशन यानी कि विचलन बताता है। और इसे मापने के दो विधियां या दो रीतियां हैं, जिसे हम पहले रीति को बोलते हैं परिसीमा रीति और दूसरे रीति को बोलते हैं हम लोग विचलन माध्य रीति। इसके फर्स्ट वाले जो विधि यानी कि प्रसार को हमने इसके प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डील किया हुआ है। साथ ही क्वार्टाइल डेविएशन के थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल के अनुग्रुप डाटा का वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो इसे आप जा करके विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके ग्रुप डाटा के बारे में और इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको सिंपली क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है वो पहले बता देता हूँ। क्वार्टाइल क्या होता है? कोई भी आंकड़ा को 4 बराबर भागों में बांटता है, और 4 बराबर भागों में किसी भी आंकड़ा को बांटने के लिए हमें 3 क्वार्टाइल लगते हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तब ना ये 1 2 3 4 बराबर भागों में बांटेगा। पहले वाले को Q1, दूसरे वाले को Q2 और तीसरे वाले को Q3 कहा जाता है। तो जब हम लोग Q3 वाले अंक का मान को, Q3 वाले मान को Q1 वाले मान से घटा देते हैं और उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मिलता है क्वार्टाइल डेविएशन। ये इसका फॉर्मूला है। अभी मैंने बोला Q3 माइनस Q1/2। चलिए अब मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था, इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डाटा को फोकस करेंगे, यानी कि व्यवस्थित आंकड़ा के टाइप 1। व्यवस्थित आंकड़ा 2 टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है डिस्क्रीट डाटा, दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस डाटा। ठीक है, तो डिस्क्रीट डाटा कहने का मतलब है कि आपको कोई भी वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ रहेगा, एक एक्चुअल मान दिया हुआ रहेगा। जैसे कि 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी 4 हैं, 50 लाने वाले विद्यार्थी 7 है, 30 लाने विद्यार्थी 15 है। तो यहाँ पर भी एक फॉर्म ग्रुप का ही है, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में है। ठीक है, तो इस तरह के डाटा को हम लोग डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस प्रकार के आंकड़ों को, यहाँ पर देखिए, निम्नांकित प्राप्तांकों का क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात कीजिए, साथ ही क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आते हैं, इसे आप लोग क्या करना है, कॉलम में ऐसे सजा लेना है। ठीक है, पहला कॉलम प्राप्तांक का, दूसरा कॉलम विद्यार्थियों की संख्या यानी कि फ्रीक्वेंसी का, तीसरा कॉलम हम लोग बनाएंगे संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता क्या होता है, इसके डीप में जाने के लिए आप मेरी माध्यिका वाले वीडियो को अवश्य देखिए। सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला जो भी हमारा नंबर्स होते हैं उसको 1 बाय 1 क्या करते हैं हम लोग प्लस करके लिखते जाते हैं। जैसे 4 का सेम हम लोग 4 लिखेंगे, फिर 4 + 7, 4 + 7 11, 11 + 15 हमारा 26, 26 + 8 हमारा 34, 34 + 7 हमारा 41 और 41 + 2 हमारा हो जाएगा 43। ठीक है, इसका अर्थ यही होता है कि यहाँ पर जो 11 है, 11 का मान हमें यही बता रहा है कि 20 या फिर 20 से कम लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 41 हमें ये बता रहा है कि 41 यानी कि 41 बच्चे हैं जो 50 या 50 से कम अंक लाए हैं। ठीक है, 43 का मतलब है 60 या 60 से कम बच्चे अंक लाए हैं। कितने बच्चे लाए हैं? तो 43 बच्चे 60 या 60 से कम अंक लाए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग Q3 और Q1 को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग Q1 और Q3 का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो Q1 और Q3 का फॉर्मूला, सबसे पहले Q1 का फॉर्मूला है n+1/4th टर्म Q1 का। तो यहाँ पर n कितना है, n = हमारा है 43। ठीक है, ये वाला n का वैल्यू और ये वाला n का वैल्यू हमेशा मैच करता है, इसको योग करके हम लोग फाइंड करते हैं, और ये भी समेशन का ही एक पार्ट है। तो ठीक है, यहाँ पर n = 43 हो गया, 43 + 1 44, 44/4 यहाँ पर आ जाएगा 11। 11 हमारा Q1 नहीं है, 11 हमारा Q1 नहीं है, क्योंकि 11वां पद। अब देखते हैं 11वां पद कहाँ पर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये देखिए 11वां पद हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब 11वां पद मतलब 11वां तक कितना अंक लाया गया था बच्चों का, 4 तक लाया गया था 10, और फिर 4 के बाद 5 से लेकर के 11। यहाँ पर मैंने बताया 11 का मतलब है कि 20 या 20 से कम अंक लाने वाले बच्चे। तो 11वां में कितना अंक लाया जा रहा है, 20 अंक लाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपका आ जाता 34 यानी कि 34 तक कितना विद्यार्थी अंक लाए हैं, 40 लाए हैं। 26 से ज़्यादा और 34 या 34 से कम 40 अंक लाए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर Q1 = आ गया हमारा 20। ठीक है,
अब हम लोग Q3 के बारे में बात करते हैं, तो Q3 का फॉर्मूला क्या होता है, सिर्फ Q1 का 3 गुना होता है, मतलब n3 × n+1/4th टर्म, और यहाँ पर ये हो जाएगा 11वां पद को 3 से गुना कर देंगे तो 33वां पद। अब हमको देखना है कि 33वां पद कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर फिर से मैं आंकड़े पर आपको लेकर के आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 34वां पद दिख रहा है, मतलब इससे पहले 33वां होगा, मतलब 26 से आगे और 34 से बीच में 33 आएगा, और 26 तक कितना अंक था, 26 तक अंक था हमारा 30, मतलब 26 के बाद ही 33 आया होगा, तो 33 का कितना अंक हो जाएगा, इस वाले डाटा में लाई करेगा, 34 वाले डाटा में लाई करेगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 40, मतलब Q3 = 40। अब Q3 - Q1 करेंगे हम लोग, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 20/2 = क्वार्टाइल डेविएशन = 10। ये हो गया हमारा क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट यानी कि चतुर्थांश विचलन का गुणांक फाइंड कर लेते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा Q3 - Q1 बाय Q3 + Q1, यानी कि 40 - 20 और 40 + 20, ये हो गया 20/60। ये हमारा हो गया आंसर क्वार्टाइल डेविएशन के गुणांक का निकालने का फॉर्मूला। ये तो हो गया हमारे डिस्क्रीट डाटा के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस डाटा के लिए। तो कंटिन्यूअस डाटा के लिए आपको याद करना होगा माध्यिका का फॉर्मूला L + n/2 - CF/F × H। इसी के आधार पर ही हमारा क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का कंटिन्यूअस क्वेश्चंस हल किए जाते हैं, क्योंकि माध्यिका क्या करती है, किसी भी डाटा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और क्वार्टाइल क्या करता है, किसी भी डाटा को 4 बराबर भागों में हम लोग का क्या करता है, बांटता है। तो ये कुछ सिमिलर हमारा माध्यिका की तरह है, और हम लोग जानते हैं Q2 हमारा माध्यिका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग Q1 का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो Q1 का फॉर्मूला देखिए, जब हम लोग का माध्यिका क्या था, कोई भी डाटा को 2 बराबर भागों में बांटता था, तो यहाँ पर हम लोग n/2 यूज करते थे। क्वार्टाइल डेविएशन में क्या करता है कि वो किसी भी डाटा को 4 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग n/4 यूज करते हैं। तो यहाँ पर Q1 = L + 1 n/4 - CF/F × H। यहाँ पर 1 यूज किया हूँ क्योंकि ये Q1 का डाटा है, Q1 का फॉर्मूला है। Q3 में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर n/4 जो है, तो यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर इसको हम लोग 3 से इंटू कर देंगे, मतलब n/4 × 3, क्योंकि यहाँ पर Q1 विशेष करके सिर्फ उस डाटा का क्वार्टाइल 1 यानी कि पहले वाले चतुर्थांश का ही वैल्यू या मान बताता है, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर हो पाए होंगे। अब मैं एक एक टर्म को बता देता हूँ। Q1 का मतलब होगा चतुर्थांश वर्ग का निम्न सीमा, Q1 के लिए भी एक निम्न सीमा होगा L1, और इसके लिए भी हमारा L3 आएगा। फिर है प्रेक्षणों का योग, n बराबर तो हम लोग जानते हैं नंबर्स ऑफ हमारा जो भी डाटा रहता है, डिजिट रहता है, उसको हम लोग कहते हैं। CF क्या होता है, चतुर्थांश वर्ग के ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। क्वेश्चन सॉल्व करते समय अच्छे से क्लियर कर पाएंगे आपको हम। और फिर F हमारा है चतुर्थांश वर्ग का बारंबारता, और H हमारा है वर्ग माप यानी कि कोई भी अंतराल का कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए आंकड़ों का चतुर्थांश विचलन ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल और आपको बारंबारता इस तरीके से दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको हम लोग एक कॉलम में सजा लेंगे। पहला कॉलम हमारा होगा वर्ग अंतराल का, दूसरा कॉलम हमारा होगा बारंबारता का, फिर हमको संचयी बारंबारता बनाना है, ठीक है। वर्ग अंतराल, बारंबारता, फिर संचयी बारंबारता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ग अंतराल हम लोग को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप का सजाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 5 है, 5 का 5 ही हो जाता है, फिर 5 + 8 13, 13 + 12 25, 25 + 15 हो जाएगा 40, 40 + 20 हो जाएगा 60, 60 + 14 हो जाएगा 74, और 74 + 12 हो जाएगा 86, और ये n हो जाता है, और इसलिए n = 86 हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अगला हमारा क्या होगा, अब हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला हमको पता है, QD = होता है Q3 - Q1/2, और Q3 और Q1 का एक विशेष फॉर्मूला होता है हमारे लिए कंटिन्यूअस डाटा के लिए। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हमको क्या करना है, n का वैल्यू पता है ना, सबसे पहले n का वैल्यू लिखेंगे 86, सबसे पहले n/4 निकालेंगे, n/4 कितना आ गया 21.5, और यहाँ से आपका कंटिन्यूअस डाटा का काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर कितना आ गया, n/4 का 21.5, ठीक है। तो 21.5 कहाँ पर लाई करेगा, 21.5, देखिए 21.5 कहाँ पर याद, 13 से अधिक है 21.5 और 25 से कम है। मतलब संचयी बारंबारता क्या बताता है कि यहाँ पर 13 से अधिक पद है, 13 से आगे वाला पद और 25 से कम वाला पद। तो 25 से कम मतलब इस वाले डाटा में लाई कर रहा है वो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया Q1 का
चतुर्थांश वर्ग, ये Q1 का चतुर्थांश वर्ग हो गया। यहाँ पर इसका जो लोअर हमारा निम्न सीमा ये हमारा हो जाएगा L1, और ये हमारा उसके बाद क्या था, उसके बाद हमारा था CF क्या था, चतुर्थांश वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर ठीक पहले वाला वर्ग यानी कि 13 यहाँ पर CF1 हो जाएगा, और यहाँ पर बारंबारता मतलब चतुर्थांश वर्ग का बारंबारता ये हमारा F1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा L1, और 40 और 30 का डिफरेंस हो जाएगा हमारा H। सारा कुछ यहीं पर हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। उसी प्रकार सबसे पहले एक हमारा वर्ग निकालिए, दूसरा हमारा n/4 को हम लोग 3 से इंटू करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको दूसरे फॉर्मूला में 3 × n/4 लाना है। तो यहाँ पर आ जाता है 64.5। अब इसको भी देखते हैं 64.5 कहाँ पर लाई करेगा, तो वो 65 से कम ही होगा। तो यहाँ पर देखिए 60 से अधिक और 74 से कम, मतलब ये इसका ये वाला डाटा याद रखिए कि हमको उसी में लाई करेगा जो उससे अधिक होगा। तो 64 तो 60 वाला में लाई नहीं करेगा, क्योंकि 64 से यहाँ पर हमको कौन सा पद चाहिए, तो 64वां 64.5वां पद चाहिए, तो वो तो 60 से आगे वाला पद में आएगा ना, आगे वाला में लाई करेगा, इसलिए ये हो जाता है हमारा Q3 का वर्ग। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, इसका हम लोग का निम्न सीमा 60, यहाँ पर L1 हो जाएगा, निम्न सीमा 60 हो गया। ये F का वैल्यू है, इसके ठीक पहले वाला CF हमारा CF3 हमारा क्या आ गया, 60 आ गया। सारे नंबर्स को हम लोग एक बार लिख लेंगे और पुट करेंगे। स्टेप 2 Q1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, L1 यहाँ पर ही निकाल लेते हैं। Q1 के लिए हमारा L1 क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हमारा ऐसे है, यहाँ पर L1 हमारा 30, F1 हमारा 12, CF1 हमारा 13, और इसका डिफरेंस 40 और 30 का डिफरेंस हमारा आ जाएगा 10। सेम हो गया, लिख लिए। सारे डाटास को यहाँ पुट कर देना है, और ये हमारा जो पॉइंट आ गया ये हमारा आ गया Q1 का वैल्यू। सेम प्रोसेस करना है, उसी डाटा से हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसी डाटा को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर Q1 का वैल्यू फिर से रिपीट हो गया है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे Q3 का मान क्या हो जाएगा, Q3 का मान यहाँ पर L3 = 60। आप लोग डाटा से मैच कराइएगा। फिर ये हमारा कितना आया, 64.5, F3 ये 60 आया, या 14 आया, या 10 आया। चलिए एक बार डाटा से मैच करा लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा लोअर लिमिट 60 आ गया L3, फिर इसके ऊपर वाला ये भी 60 है CF2, CF3, ये हमारा F3 यहाँ पर 14 आ गया, और इन दोनों का डिफरेंस 10 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग Q3 भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे Q3 का जो वैल्यू है वो कितना आ गया है, 63.21, ठीक है, 63.21 हमारा Q3 का जो वैल्यू है, इसे आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद हम लोग सिंपली वो फॉर्मूला में पुट करेंगे और QD का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारा QD का वैल्यू आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूअस डाटा का क्या करते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है, एक बार मैं रिकैप कर देना चाहूँगा आपको। सबसे पहला स्टेप हमारा है कि सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू देखते हैं, n/4, ठीक है। सब बच्चे यहीं पर कंफ्यूज करते हैं, इसे बस मैं एक बार बता देता हूँ। n/4 यानी कि 21.5 आया, 21.5 आया ना, मतलब 21.5वां पद। तो वो जाहिर से बात है 13 से अधिक होगा और 25 में ही लाई करेगा, 25 से तो ज़्यादा नहीं होगा। तो ये उसका Q1 वाला हमारा वर्ग हो जाता है। और फिर हमारा आ गया 64.5 यानी कि 60 से अधिक और 74 से कम, यानी कि ये 74 वाला में लाई करेगा। तो इसलिए ये इसका ये वाला हमारा वर्ग हो जाता है। और सारे कैलकुलेशंस को मैंने अच्छे तरीके से डील किया है, तो आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस तरह के किसी भी तरह का आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।